Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is effect on the lattice parameter, which is taken from MSc Chemistry and the subject is nanochemistry and computer programming. तो आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑन लैटिस पैरामीटर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। तो जिसके लिए हम पढ़ेंगे सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस में सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, इफेक्ट ऑन लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर का डेफिनेशन, साइज डिपेंडेंस फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस पैरामीटर, इम्पैक्ट ऑन मटेरियल पार्टिकल, इफेक्ट ऑन लैटिस पैरामीटर का डेरिवेशन प्लस उसका ग्राफ, मेजरमेंट ऑफ लैटिस पैरामीटर, मेजरमेंट का भी एक ग्राफ बनेगा, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑन लैटिस पैरामीटर, जो कि एमएससी केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले जो भी वीडियो थे ना, उसमें भी मैंने नैनो केमिस्ट्री के 3-4 लेक्चर्स को अपलोड कर दिए हुए हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, जहाँ पर आपको ये सारे वीडियोज़ जो होंगे वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर लाइन से सारी चीज़ों को देखेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने बताया है नैनो पार्टिकल, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया है उन प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑन लैटिस पैरामीटर, कि लैटिस पैरामीटर होता क्या है और नैनो पार्टिकल का इफेक्ट क्या होता है लैटिस पैरामीटर में। आज उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या आता है, लैटिस पैरामीटर। तो लैटिस पैरामीटर जो होता है नैनो पार्टिकल का, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन एटम इन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर कोई भी नैनो पार्टिकल है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं क्यूबिक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर लूँगी तो कुछ इस तरीके से होता है, ये 4 होते हैं, फिर पीछे पीछे भी इसी तरीके से होते हैं। तो ये जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही रिप्रेजेंट करता है लैटिस पैरामीटर को। ये क्या होता है ना, डिफरेंट होता है उसके बल्क मटेरियल से, और ये साइज डिपेंडेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े जो बल्क मटेरियल होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं उनके डिस्टेंस अलग होते हैं, लेकिन वही नैनो पार्टिकल्स हैं तो साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो वो एटम्स जो होते हैं वो पास पास आते हैं, तो डिस्टेंस उनका भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल लैटिस पैरामीटर होता क्या है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है नैनो पार्टिकल का, उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं लैटिस पैरामीटर। तो पार्टिकल का साइज जैसे जैसे डिक्रीज होता है तो लैटिस पैरामीटर में 2 तरीके के चेंजेस होते हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो वो एक्सपेंड होता है, जो कि डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, जैसे कि सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एंड मटेरियल्स प्रॉपर्टी। तो अब ये सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, मटेरियल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें क्या है, तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया है। सरफेस एनर्जी, सरफेस स्ट्रेस, फ्रैक्शन, सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, तो उससे क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट आता है साइज़ डिपेंडेंस। जैसे कि मैंने बताया कि लैटिस पैरामीटर जो होता है वो साइज़ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पार्टिकल साइज डिक्रीज़ होता है तो वो या तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है लैटिस कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है लैटिस एक्सपेंशन। लैटिस कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो बहुत सारे मेटालिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही उनका साइज़ डिक्रीज़ होता है तो लैटिस पैरामीटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका रीज़न क्या होता है ना, अब ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज़ होती है स्मॉलर पार्टिकल के, जिसके कारण सरफेस एटम जो होते हैं ना वो अंदर की तरफ जो होते हैं ना, वो पुल्ड होते हैं इनवर्ड्स अंदर की तरफ, और लैटिस स्पेसिंग को डिक्रीज़ करते हैं। जैसे क्या होगा कि अगर ये क्रिस्टल है, ठीक है, अब ये क्रिस्टल है, अब जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, साइज इसका डिक्रीज़ होते जाएगा, ये छोटे होते जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो भी वो है पार्टिकल्स हैं वो अंदर की तरफ जाते जाएगा, और अंदर की तरफ जाते जाएगा जैसे जैसे, तो लैटिस क्या होते जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पे नैनो पार्टिकल के साइज जैसे जैसे डिक्रीज़ होते हैं तो लैटिस पैरामीटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि सरफेस एनर्जी इंक्रीज़ होती है, जिसके कारण जो सरफेस एटम है ना वो अंदर की तरफ जाते जाते हैं और साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे लैटिस एक्सपेंशन। तो कुछ केसेस में, जिसमें कि जैसे यहाँ पे मेटालिक नैनो पार्टिकल की बात हो रही है लैटिस कॉन्ट्रैक्शन में, वैसे ही लैटिस एक्सपेंशन में आयोनिक मटेरियल और स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ नैनो पार्टिकल्स जो है वो एक्सपेंशन
कॉन्ट्रैक्शन भी शो करते हैं जैसे जैसे उनका साइज़ डिक्रीज़ होता है। जनरली क्या होता है, साइज़ डिक्रीज़ होगा ना तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन स्पेशली आयोनिक मटेरियल में और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ना वो डिक्रीज़ ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ना होकर के एक्सपेंशन को शो करता है। तो ये होता है इसका साइज़ डिपेंडेंस, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों शो करता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैटिस पैरामीटर, कौन कौन से फैक्टर जो है लैटिस पैरामीटर को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके साइज़ से। इट मीन्स नैनो पार्टिकल का साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा, सरफेस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और सरफेस एनर्जी जितनी ही ज़्यादा होगी तो लैटिस कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी ऊपर में ही पढ़े हैं कि सरफेस एनर्जी अगर ज़्यादा होती है तब वहाँ पे क्या होता है, लैटिस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि अगर सरफेस एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ पे जितना छोटा साइज़ है नैनो पार्टिकल का, सरफेस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा सरफेस एनर्जी होगी लैटिस का कॉन्ट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है सरफेस स्ट्रेस। ये क्या होता है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है नैनो पार्टिकल सरफेस में, ये भी कंट्रीब्यूट करता है लैटिस पैरामीटर में। इतनी सरफेस स्ट्रेस के कारण भी लैटिस पैरामीटर में चेंजेस होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लैटिस स्ट्रेन। तो ये क्या होता है, तो लैटिस स्ट्रेन जो होता है ना वो एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन दी नैनो पार्टिकल एंड बल्क मटेरियल। इट मीन्स क्या बोल रहा है कि नैनो पार्टिकल और बल्क मटेरियल में जो एटॉमिक स्पेस होता है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस होता है ना उसके कारण लैटिस स्ट्रेन क्रिएट होता है। इट मीन्स पहले बल्क में वो इतना बड़ा था, नैनो पार्टिकल में चेंज हुआ तो वो इतना छोटा हो गया, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आया है ना स्पेस की वजह से, तो वहाँ पे लैटिस स्ट्रेन जो होता है वो क्रिएट होता है। अब ये स्ट्रेन जो होता है ना वो क्या करता है, इफेक्ट करता है लैटिस पैरामीटर में। या तो वो कंप्रेसिव होता है, कंप्रेस उसको कर देता है, या फिर टेंसाइल। टेंसाइल मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रांग होता है लेकिन हार्ड होता है, लेकिन तोड़ने से वो टूट जाता है। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं लैटिस पैरामीटर में लैटिस स्ट्रेन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्टिकल शेप। तो शेप जो होता है नैनो पार्टिकल का वो भी लैटिस पैरामीटर को अफेक्ट करता है। ठीक है, नॉन स्पेरिकल शेप जो होते हैं ना उसमें सिग्निफिकेंट वेरिएशन, इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो है लैटिस पैरामीटर में वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि लैटिस पैरामीटर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन मटेरियल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में लैटिस पैरामीटर का इफेक्ट होता है, तो सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। लैटिस पैरामीटर में चेंज होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर जो होते हैं मटेरियल का उसमें चेंज होता है। इट मीन्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। तो लैटिस पैरामीटर अगर चेंज होता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो साइज डिपेंडेंट लैटिस पैरामीटर वो अफेक्ट करता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को, जैसे कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ लाइट को, जिसके कारण क्या होता है, कलर भी चेंज होता है और ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी चेंज होती है। फिर नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्टिविटी। तो सरफेस एंड लैटिस स्ट्रक्चर जो होता है नैनो पार्टिकल का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्टिविटी में। जैसे जैसे क्या होता है लैटिस पैरामीटर में चेंज होता है तो वो अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को और कैटालिसिस प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल को। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे यही समझ में आता है कि अगर लैटिस पैरामीटर अगर चेंज होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्टिविटी तीनों में अफेक्ट होता है। इट मीन्स तीनों जो होते हैं वो कोई थोड़े ना थोड़े क्या होते हैं, चेंज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन लैटिस पैरामीटर। ये जो है ये मेन है। अभी जितना भी मैंने बताया ना वो थोड़ा सा थ्योरी में था, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि लैटिस पैरामीटर होता क्या है, किन किन चीज़ों में वो इफ़ेक्ट करता है, उसका क्या क्या इफेक्ट, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं ना वो सब थोड़ी बतानी ज़रूरी होती है। उसके बाद मेन ये डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें आप एक एग्जाम्पल को लेकर के कंसिडर करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे ना तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लाइन से लिखिए। पहले उसका डेफिनेशन, फिर उसका साइज डिपेंडेंस, फिर उसके फैक्टर अफेक्टिंग, फिर उसका मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद डायरेक्टली आया इफेक्ट ऑन लैटिस पैरामीटर के डेरिवेशन में। डेरिवेशन के साथ एक ग्राफ भी दिया है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जिस तरीके से मैं बताई हूँ ना सेम टू सेम अगर आप लिखेंगे तो उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन उसमें भी अगर ये पूरे मार्क्स में आता है तो आप पूरा लिखिए, लेकिन अगर ये डायरेक्टली आता है आपके 6 मार्क्स में तो उसमें आपको सही मतलब छोटे आंसर्स में आता है ना तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे इफेक्ट ऑन लैटिस पैरामीटर से ये, और इसका एक ग्राफिक बस एक बार डेफिनेशन बताइएगा, फिर इसके इफेक्ट को बताइए, वाला डेरिवेशन बता करके ग्राफ बता देंगे तो इतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर में आता है ना तो पूरा आपको डिटेल में उसको बताना ज़रूरी है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग आंसर से हम शॉर्ट बना सकते हैं, शॉर्ट से तो लॉन्ग नहीं बना सकते। इसीलिए आपको जैसे जैसे मैं लिखवाई हूँ ना वैसे वैसे अगर आप लिख करके समझेंगे ना तो आपको समझ भी अच्छे से आएगा और आपका ये मार्क्स भी बहुत
बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखने के लिए इतना सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन आता है इफेक्ट ऑफ लैटिस पैरामीटर में, जिसमें हम एक एग्जाम्पल लेकर के कंसिडर वो करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है कि हम कंसिडर करते हैं कि इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो में, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का साइज डिक्रीज होता है। ये स्टार्टिंग में ही हम पढ़े हैं, साइज जैसे जैसे डिक्रीज होगा लैटिस पैरामीटर का इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम एक सिंपल सा केस लेते हैं एक लिक्विड स्पेयर का। ठीक है, एक लिक्विड स्पेयर लेंगे, ठीक है, जिसका डायामीटर जो होता है, डायामीटर को कंसिडर करेंगे 2r। ठीक है, डायामीटर होगा 2r। फिर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ सरफेस ए प्रेशर इज जनरेटेड टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ सरफेस। अब ये दिख रहा है ना, ये कर्व है, स्पेयर क्या होता है, कर्व होता है। अब इस कर्व के कारण क्या होता है ना, अंदर साइड पे एक प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है। ठीक है, उस प्रेशर को हम डेल पी लेते हैं, और ये प्योरली हाइड्रोस्टेटिक केस होता है। हाइड्रोस्टेटिक केस मतलब कि ये जो लिक्विड हम लोग लिए हैं ना, लिक्विड स्पेयर, तो ये लिक्विड अभी रेस्ट कंडीशन पे है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक ये लाप्लास इक्वेशन से एक इक्वेशन आता है जो कि होता है डेल पी डी वी इज इक्वल्स टू गामा डी ए, जहाँ पे डी वी जो होता है वो वॉल्यूम चेंज होता है, डी ए जो होता है वो एरिया होता है ड्रॉपलेट का। ठीक है, और वॉल्यूम चेंज मतलब लैटिस पैरामीटर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, तो अभी इतना है, अभी बाद में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये किसकी बात हो रही है, एरिया ऑफ ड्रॉपलेट की, और वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है ना, अभी इतना स्पेस था, अब कितना हो गया, इतना स्पेस हो गया। और स्पेयर के केस में ये जो अबव इक्वेशन है ना, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल पी इज इक्वल्स टू 2 गामा बाई आर। ठीक है, स्पेरिकल सॉलिड के लिए स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है उसको रिप्लेस करते हैं सरफेस स्ट्रेस टेंसर जी आई जे। अब ये सरफेस स्ट्रेस क्या होता है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो आप उसको जा करके समझ सकते हैं वहाँ से, जहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स भी उसके मिल जाएंगे। फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, ये अब इस केस में एक इक्वेशन बनता है, जो इक्वेशन ये रहता है जी इज इक्वल्स टू गामा प्लस ए डी गामा बाई डी ए, जहाँ पे डी ए तो पता ही है क्या है, गामा जो होता है वो आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ सारे डायरेक्शन में सेम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सर्कल है, उसको मैं यहाँ से लूँ चाहे यहाँ से लूँ चाहे यहाँ से सब जगह से, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो गामा जो होता है वो आइसोट्रोपिक होता है, इट मीन्स उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सारे डायरेक्शन में सेम होती है। तो ये जो डेरिवेशन है ना, ये एकदम छोटा सा, इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें याद करने की है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको प्रॉपर याद ही कर लेना कि स्टेप बाय स्टेप ये इक्वेशन होता है, तो वो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। वही डेरिवेशन जो इसको कंटिन्यू करते हैं, तो उस इक्वेशन के बाद नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं कंप्रेसिबिलिटी का एक इक्वेशन, जो कि होता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी डिवाइड बाय न्यू डेल वी, जहाँ पे न्यू जो होता है वो एटॉमिक वॉल्यूम होता है सॉलिड का, जिसको हम ए क्यूब से भी डिफाइन करते हैं, जहाँ पे ए जो होता है वो लैटिस पैरामीटर होता है। तो जो न्यू इक्वेशन बन के आता है ना, ये वाला इक्वेशन और इससे जो प्रीवियस वाला इक्वेशन था उन दोनों से, तो नया इक्वेशन होता है डेल ए बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 एक्स जी डिवाइड बाई आर। इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस डायरेक्टली आपको या तो ये वाला इक्वेशन पूछेगा, या तो बोलेगा इफेक्ट ऑन लैटिस पैरामीटर को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, या तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपको ये वाले को बस इसको डिराइव करना है कि एक लिक्विड स्पेयर को कंसिडर कर लेना जिसका डायामीटर 2r होगा। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो 2-3 फार्मूलाज बन रहे हैं ना, उस फार्मूला को बना करके इसको फार्मूला को बस लिख देना। ठीक है, तो ये मेन होता है लैटिस पैरामीटर का इफेक्ट, और इसके साथ एक ग्राफ आता है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ में होता क्या है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे लैटिस पैरामीटर का एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ये ग्राफ किसके बारे में बता रहा है हमको, कॉन्ट्रैक्शन, इट मीन श्रिंकेज हो रहा है लैटिस पैरामीटर का कॉपर क्लस्टर में। एग्जाम्पल किसका लिए हैं, कॉपर क्लस्टर का। तो कॉपर क्लस्टर में साइज जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे उसका लैटिस पैरामीटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इस चीज़ को हम इस ग्राफ में स्टडी करेंगे, जिसमें वाई एक्सिस हमको बता रहा है कि कितने % में कॉपर क्लस्टर जो है वो श्रिंक हो रहा है। एक्स एक्सिस हमको बताता है क्लस्टर का डायामीटर, इट मीन साइज, यहाँ पे साइज पता चलेगा एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में हमको उसका क्या पता चलेगा, डायामीटर जो है वो परसेंटेज जो है कितना श्रिंकेज हो रहा है वो पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा, जैसे वाई एक्सिस क्या बता रहा है हमको कि कितना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, उसके साइज को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से अगर स्टार्ट करूँगी तो ये अगर जैसे हम क्या करते हैं राइट से लेफ्ट मूव करते हैं, तो ये साइज जो हो रहा है वो क्या होते जा रहा है, यहाँ पे 0, इट मीन साइज
साइज़ जो हो रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और साइज़ जैसे जैसे डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ से अगर ये इधर देखेंगे तो ये क्या होते जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे यही बताया है कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होते जाएगा, वैसे वैसे क्या होते जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है, इट मीन्स वो श्रिंक होते जाता है। तो ये इफेक्ट होता है लैटिस पैरामीटर का कॉपर क्लस्टर में। एकदम ईजी है, कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना है, साइज़ जैसे जैसे डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो है ये ग्राफ है आपका लैटिस पैरामीटर का, जो कि एकदम ईजी सा है। आप इसको खुद से भी मतलब अपने ओन वर्ड्स में भी इसको लिख करके बना सकते हैं। ओवरऑल ये ग्राफ बताता क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन और ये जो सर्कल था ग्राफ में, ठीक है, ये ग्राफ में ये क्या बता रहा है कि कॉपर क्लस्टर जितना ज़्यादा छोटे होते जा रहा है, लैटिस पैरामीटर जो है वो उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं इसमें, लैटिस पैरामीटर के इफेक्ट में साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होते जाता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। बस उसी को क्या कर दिए, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये अब जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको मेजर करने के लिए भी तो कुछ होता होगा ना कि लाइक कितना एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट मेथड, जिसमें दो तरीके के मेथड जो होते हैं ना हम उसको मेनली पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है SEELFS जो कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस होता है, और एक होता है तो आपका XEXAFS। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे देखिए दो चीज़ों को हम कंसिडर किए हैं कि स्ट्रेट लाइन है और एक क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर डेटा, इट मीन्स अगर वैल्यू को मेरे को कैलकुलेट करना है कि कितना वैल्यू है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। तो ये जो सर्कल रिप्रेजेंट हुआ है ना, तो इस सर्कल को का डेटा निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है ना, 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस में इजीली पूछ लेता है कि जो सर्कल रिप्रेजेंट होता है उसको हम किस टेक्निक से मेजर करते हैं, और स्ट्रेट लाइन जो होता है उसको किस टेक्निक से मेजर करते हैं। तो आप इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मेजरमेंट मेथड होते हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये मेजरमेंट मेथड में इसको मेजर किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेटर्मिनेशन ऑफ लोकल ऑर्डर इन अ मटेरियल। इट मीन्स अगर हमको मेजर करना है, जो हम लोग लैटिस पैरामीटर को पढ़ रहे हैं उसमें हम दो चीज़ें देखें, एक स्ट्रेट लाइन देखें, एक सर्कल देखें। उसको मेजर करने के लिए हम दो तरीके की टेक्निक को यूज़ करते हैं। पहला होता है EXAFS, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड एक्सरे एब्जॉर्प्शन फाइन स्ट्रक्चर। तो आप इसका फुल फॉर्म को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये टेक्निक जो है वो एक्सरे एब्जॉर्प्शन को यूज़ करता है एनालाइज करने के लिए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम को, टारगेट एटम, अगर जिस एटम के हमको लैटिस पैरामीटर को अगर हमको डिटेक्ट करना है, ठीक है, मेजर करना है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ये टारगेट एटम है तो इसके अराउंड के जितने भी एटम्स होते हैं ना उनको एनालाइज करते हैं एक्सरे एब्जॉर्प्शन को यूज़ करके। ठीक है, एक्सरे एब्जॉर्प्शन को यूज़ करके तो ये इससे क्या होता है ना, हमको लोकल एटॉमिक अरेंजमेंट और लैटिस पैरामीटर के बारे में पता चलता है। इवन जो मटेरियल जिसमें कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर या फिर स्मॉल क्लस्टर होता है उसमें भी हम इस टेक्निक को यूज़ करके उसके लैटिस पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक टेक्निक होती है जो कि होती है SEELFS, सरफेस एक्सटेंडेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस माइनस स्ट्रक्चर। ठीक है, फुल फॉर्म आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये भी क्या होता है, जो प्रीवियस हमने टेक्निक डिस्कस की है उसी के जैसे ही होता है, बस इसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, तो सरफेस को स्टडी करने के लिए, थिन फिल्म को स्टडी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड पेनिट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। इट मीन्स क्या होता है कि जितना ज़्यादा थिन होगा ना इलेक्ट्रॉन उतने ही कम क्या होते हैं, पेनिट्रेट होते हैं। तो उस जगह पे मेजर करने के लिए इस वाले टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे ये जो मेजरमेंट हो रहा है ना, इसके लिए एक एग्जांपल के साथ एक ग्राफ है जिसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है ना लैटिस पैरामीटर उसका बाकी जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना उन पे इफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ को बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं, एलिमेंट्स को लेकर के कंसिडर करते हैं। जो स्टार बना हुआ है वो सिल्वर के लिए होता है, जो इस तरीके से ट्रायंगल शेप मैंने बनाया है वो गोल्ड के लिए है, और इस तरीके से जो डायमंड शेप है वो कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये सर्कल शेप है वो प्लेटिनम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या बता रहा है ना, तो इसके लिए पहले ये समझ लेते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये ग्राफ ही हमको ये बताता है कि एटॉमिक स्पेसिंग मतलब लैटिस पैरामीटर टाइनी पार्टिकल्स में स्पेरिकल मेटल क्लस्टर में कैसे चेंज होता है लार्ज सॉलिड पीस ऑफ द सेम मेटल, मतलब उन्हीं का सेम जैसे
जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ये ले रही हूँ, सिल्वर ले रही हूँ, इसका बल्क में लूँगी और एक उसका नैनो पार्टिकल लूँगी, तो उन दोनों में कैसे डिफरेंस आता है, कैसे लैटिस पैरामीटर इफेक्ट होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे ये वाले ग्राफ से हम समझेंगे, ठीक है। जिसमें वर्टिकल लाइन बताता है कि लैटिस पैरामीटर जो होता है क्लस्टर का बल्क सॉलिड के कंपैरिजन में उसके लैटिस पैरामीटर को बताता है। और यहाँ ये बोलता है कि जितनी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो एटम्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन अगर वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है तो इट मीन्स उनके एटम्स जो होते हैं वो एकदम पास होते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट करता है कितना स्मॉल क्लस्टर का साइज़ है, साइज़ जितना ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ होते जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, उतना ज़्यादा उसका साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ऐसे दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में देखिए अगर वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होगी, 1 से कम है वैल्यू तो ये सारे एकदम पास पास है, 1 से जैसे ही वैल्यू बढ़ते जा रही है तो सब क्या होते जा रहे हैं, दूर दूर होते जा रहे हैं, वही चीज़ बताया है। और फिर जितनी ज़्यादा एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ते जाएगी इट मीन्स वहाँ पे उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है और लैटिस पैरामीटर उतना ही ज़्यादा क्या होता है, डिक्रीज़ होते जाता है। लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन में यही आता है कि जितना ज़्यादा क्लस्टर छोटा होगा लैटिस पैरामीटर उतना ही ज़्यादा डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे कहने का ये मतलब होता है ना, इसका रीज़न ये क्यों होता है, क्योंकि एटम्स जो होते हैं ना क्लस्टर में वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बल्क के कंपैरिजन में। स्पेशली जैसे हम यहाँ पे 4 पढ़े हैं ना, तो इसमें सिल्वर को छोड़ करके गोल्ड, कॉपर एंड प्लेटिनम, इनमें क्या होता है ना, जैसे जैसे क्लस्टर छोटा होते जाता है लैटिस पैरामीटर क्या होता है, डिक्रीज़ होते जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्लेटिनम होता है लेकिन जो सिल्वर होता है ना उसमें लैटिस पैरामीटर स्लाइटली इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वो क्या होता है फॉर अ वेरी स्मॉल क्लस्टर बिफोर डिक्रीज़ होने से पहले थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होने के बाद वो डिक्रीज़ होता है। तो ये जो था ना ओवरऑल टॉपिक ये था इफेक्ट ऑन लैटिस पैरामीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये जिस तरीके से मैंने ऐसे लाइन बाय लाइन समझाया है ना, आप भी वैसे ही अगर उसको एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो उतना आपके लिए लिखना सफिशेंट होगा। तो अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नैनो केमिस्ट्री के और जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, चैप्टर तो 1 ही चल रहा है अभी, और जो प्रीवियस वीडियो है जो कि 2-3 टॉपिक पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस से आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें 2-3 टॉपिक ही ऐसे बचे हैं जिसके बाद ना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक को सजेस्ट मतलब आप मैं और टॉपिक को एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको सजेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें अपलोड कर सकती हूँ। थैंक यू।